हास्यनामा में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, हास्यनामा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बना। जी हाँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनने का शौक़ नहीं रखता था। बचपन से मेरा कोई सपना नहीं था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूं। जी हाँ, मेरा ऐसा कोई सपना था ही नहीं। 10th तक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, किसी तरह पास कर गया। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक कह सकते हैं ताकि इज्जत बची रह जाए। अब बारी आई 11th 12th में क्या लें, साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। सलाह देने वाले ज़्यादा लोग थे और हम किसी से पूछ ना पा रहे थे। जी हाँ, तो लोगों ने कहा, यार तुम्हारे मैथ्स में तो डिस्टिंक्शन है, हिंदी में भी डिस्टिंक्शन है, तो तुम भला अब आर्ट्स लोगे। अरे यार, तुम्हारे मैथ्स में तो अच्छे मार्क्स हैं, तुम्हारे हिंदी में तो अच्छे मार्क्स हैं, तुम्हारे इंग्लिश में तो अच्छे मार्क्स हैं, तो तुम यार कॉमर्स लोगे। अरे यार, जो पढ़ाकू लोग होते हैं ना, जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वे लोग साइंस लेते हैं। तो मेरे दिल ने कहा, चलो साइंस ले लेते हैं, और मैंने साइंस ले लिया। अब देखो, गांव में रहने वाले लड़कों की क्या दिक्कत होती है। जब वे 11th 12th में शहर में आते हैं तो उन्हें खाना भी खुद बनाना पड़ता है। खुद खाना बनाओ, बर्तन धो, सुबह का खाना बनाओ, खाओ, बर्तन धो, फिर शाम का खाना बनाओ, खाओ और बर्तन धो, फिर दोपहर में नींद आती है तो दोपहर में सो जाओ। यानी भैया तो आपका पूरा दिन को खाना बनाने, बर्तन धोने और सोने में गुजर जाता है, और जो बचा हुआ टाइम होता है वह आपका ट्यूशन जाने में गुजर जाता है। जी हाँ, 11th 12th में आपको मैथ्स का अलग ट्यूशन पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग। आजकल तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान खुल चुके हैं, लेकिन हमारे टाइम में वैसा नहीं था। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग ट्यूशन पढ़ना पड़ता था। एक बैच में 150, 200, 400, 500, यहाँ तक कि 1000 स्टूडेंट भी होते थे। मैथ्स का अलग ट्यूशन पढ़ो, फिजिक्स अलग पढ़ो, केमिस्ट्री अलग पढ़ो, इंग्लिश अलग पढ़ो। यार, हर सब्जेक्ट का ट्यूशन अलग अलग पढ़ने के लिए 1 घंटा पहले से तैयारी करनी पड़ती है। ऊपर से ट्यूशन भी 1 घंटे की, आने जाने में भी 45 मिनट और तैयार होने में भी 15 मिनट। तो एक ट्यूशन करने में 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। अब आप इसी से सोचो, यदि आप 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट का ट्यूशन करते हो तो उसमें आपके 10 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, सोने में 8 घंटे निकल जाते हैं, 10 8 18 घंटे हो गए, और बाकी के टाइम खाना बनाने, बर्तन धोने में गुजर जाते हैं। जी हाँ, तो खैर चलो, 12 भी हो गया, खींच खांच कर हम 12 भी पास हो गए। अब लोगों ने कहा, यार 11th 12th में साइंस लिए थे, अब तुम भला ग्रेजुएशन में आर्ट्स लोगे। ये क्या बात हुई, ग्रेजुएशन में अब कॉमर्स लोगे। अरे ये क्या बात हुई। 11th 12th में जो साइंस लेते हैं उन्हें इंजीनियर बनना होता है। जी हाँ, हम डॉक्टर बन नहीं सकते थे क्योंकि 11th 12th में बायोलॉजी थी नहीं। जी हाँ, तो हमने IIT और AIEEE दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी। साथ में कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की भी एग्ज़ाम दे दी थी, जैसे कलिंगा, कीट वगैरह वगैरह। और भी बहुत सारे संस्थान थे जिसकी हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दी थी, ताकि यदि IIT और AIEEE न निकल पाए तो वहाँ पे एडमिशन ले ले। हमारे टाइम में IIT और AIEEE के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होता था, एक साथ एग्ज़ाम नहीं होता था।
जी हाँ, तो हमने आईआईटी की दे दी। खुद को पता था कि आईआईटी तो अपने से घंटा नहीं निकलने वाला, ये चलो AIEEE दे देते हैं, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा। खैर AIEEE के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब हमने ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया, आप सोचो उस कॉलेज के सामने कोई बस नहीं रुकती थी। बस वाले को बोलते थे भैया हमको इस कॉलेज के पास उतार देना, तो बस वाला कहता था जी हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, हमने अब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बस वाले को कहता था कि भाई हमें इस इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने उतार देना, तो पूछता था उसके आसपास कुछ है, मतलब उसका पूछने का मतलब कोई लैंडमार्क है। अब उसको क्या बताए कि हमारा कॉलेज ही लैंडमार्क था, आसपास कुछ नहीं था, पूरा खाली बंजर जमीन। जी हाँ, तो आसपास कुछ था नहीं, हमारे कॉलेज को बस वाला जानता नहीं था। अब हमारे कॉलेज से आधा किलोमीटर आगे जाओ तो एक पेट्रोल पंप था, आधा किलोमीटर कम बोल दिया 1 किलोमीटर, तो बस वाले को बोलते थे यहाँ उतरना है, तो वह 1 किलोमीटर आगे ले जाकर लैंडमार्क जो कि पेट्रोल पंप था वहाँ पे उतारता था। अब वहाँ से ट्रॉली खिसका के पैदल अपने कॉलेज में आओ। अब कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में आने के बाद पता चला कि यार ये तो ऐसा कॉलेज है जहाँ कैंपस ही नहीं होता है। जी हाँ, वहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ तो ऐसा कॉलेज है कि ससुरा यहाँ पे प्लेसमेंट ही नहीं होता है, कोई प्राइवेट कंपनी ही नहीं आती है। वो तो नए स्टूडेंट को, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स आते हैं, उनके गार्जियंस एडमिशन कराने, उनको दिखलाने के लिए प्रिंसिपल और डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी सबको बुला बुलाकर जॉब फेयर मेला लगवाता है, ताकि लोगों को लगे, फ्रेशर्स स्टूडेंट्स को लगे कि हाँ भाई इस कॉलेज में भी कंपनी कैंपस सिलेक्शन करने आती है। यहाँ तो कंपनियाँ आकर बोलती थी भाई तुमको तो कुछ आता नहीं, यदि हम तुम्हें सिलेक्शन कर भी लें तो 2-4 महीना फ्री में काम करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन उसको भी कराने में हमारा मैन पावर लगेगा, तो तुम्हें मंथली इतना पैसा देना पड़ेगा उस ट्रेनिंग को करने के लिए। चलिए सबसे पहले आपको हम खुद के कॉलेज के बारे में बतला देते हैं। अब कॉलेज के बारे में बतलाएं तो हमारे कॉलेज का मजाक मत उड़ाइएगा। जी हाँ, हमारा कॉलेज ऐसा था जिसके चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत थे। वहाँ पर, जी हाँ, हमारा कॉलेज पंजाब में था, चारों तरफ सिर्फ गेहूं के छोटे छोटे पौधे थे, और हम बिहार से बिलोंग करते हैं। अब थोड़ा घूमने के लिए यदि कॉलेज के कैंपस से बाहर क्या निकलते थे, वहाँ के जो पंजाबी किसान होते थे वे हमें लेबर समझ लेते थे। वे बोलते थे कि भाई काटन है तो गेहूं काटो, नहीं तो भागो यहाँ से, तुम बिहारी लोग चोर चुहार। अब साला बिहारी को गाली दे रहे होते थे, हम क्या करें, मन महसूस के रह जाते थे। अब वे पंजाबी लोग डांट डपेट कर भगा देते थे। अब क्या करते हैं, हम लोग उधर खेत खलिहान में भी ना घूम सकते थे। आपने देखा होगा 11th-12th में सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की अलग अलग ट्यूशन लगाते हैं, लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद हमें पता चला कि भैया यहाँ तो कोई पढ़ता ही नहीं है, यहाँ पर तो सभी खाकर सिर्फ सोते हैं और क्लास भी नहीं जाते हैं, क्लास बंक मारते हैं। सिर्फ जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम के एक रात पहले जग कर रट्टा मारते हैं और सवेरे जाकर एग्ज़ाम में कुछ भी लिख के आ जाते हैं और पास हो जाते हैं। जी हाँ, तो आप सोचते होंगे कि हम स्टूडेंट्स ही बंक मारते थे, ऐसी बात नहीं है। यानी हम जिस क्लास में बंक मारते थे, हमारा प्रोफेसर भी बंक मार देता था। अब प्रोफेसर भी सोचता था कि कोई स्टूडेंट ना आ जाए, इसलिए वो भी क्लास बंक मार के भाग गया हुआ रहता था, और हम लोग भी बंक मार देते थे। अब एक आध पढ़ाकू लड़का जाता था,
तो वह उस प्रोफेसर के सामने नहीं जाता था, सोचता था कि यदि इस प्रोफेसर की आंखों के सामने आ गए तो हमारी इंटरनल मार्क्स जो कॉलेज में लगती है प्रैक्टिकल की, कहीं उसमें कम मार्क्स न लगा दे यदि उसे क्लास लेना पड़े तो। इस बहाने जो पढ़ाकू स्टूडेंट होते थे वे भी प्रोफेसर के सामने जाने में कतराते थे। वैसे मैं आपको बतला दूं, मैं कभी पढ़ाकू स्टूडेंट था ही नहीं। वैसे आपने देखा होगा कॉलेज में जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं उनकी बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन यहाँ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद पता चला कि यहाँ ऐसे ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो उसी कॉलेज से एमटेक कर रहे होते हैं और हमें बीटेक में पढ़ा रहे होते हैं। अब वहाँ पर ऐसी ऐसी मैडम भी थी जो खुद एमटेक कर रही है और हमें बीटेक पढ़ा रही है। अब हम लोग फर्स्ट डे जब कॉलेज जाते थे या शुरू के 4-5 दिन तो पता ही नहीं चलता था कि सामने वाली मैडम है या स्टूडेंट है, और हम लोग स्टूडेंट समझकर उस मैडम को ही प्रपोज कर देते थे। अब मैडम भी सकपका जाती थी, यार कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं, मैडम को ही प्रपोज कर रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला ऐसा भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज होता है क्या? हाँ, आप जाइएगा देखिएगा, क्योंकि मेडिकल वैसे भी करना बहुत महंगा है तो, और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कुक्कुर मुत्ते की तरह आजकल खुल गए हैं। तो हमने जी हाँ खींच खाच कर किसी तरह बीटेक लास्ट ईयर में पहुंच गए। अब कैंपस सिलेक्शन की बारी थी, कोई कंपनी में आ नहीं रही थी, तो प्रिंसिपल और डायरेक्टर ने 2-4 कंपनी वालों को पैसे देके कंपनी में बुलवाया ताकि तुम आ जाओ, ताकि फ्रेशर्स को लगे कि हाँ यहाँ पर भी कैंपस सिलेक्शन होता है। अब वे आए कॉलेज में तो बोलते हैं 7,000 रुपया महीने का देंगे, यहाँ धान और गेहूँ काटना पड़ेगा पंजाब में। अब हम लोग सोचते थे कि ससुरा यहाँ बीटेक 4 साल की है और धान गेहूँ काटना पड़ेगा, तो वो बोलते थे हाँ भाई तुम्हें कुछ आता तो है नहीं, अब कंपनी में हम तुम्हें काम सिखाएंगे तो तुम्हें ट्रेनिंग का पैसा भी देना पड़ेगा, तो हमें पैसा कहाँ से दोगे, तो उसके लिए तुम्हें कुछ पार्ट टाइम लेबर का काम करना पड़ेगा। फिर और वैसे भी हम लोग जो बीटेक वाले होते हैं फर्स्ट ईयर में लेबर का ही काम करते हैं। हम लोगों का एक वर्कशॉप होता था फर्स्ट ईयर में, वहाँ पर हम लोगों को लेथ मशीन पर टूल्स बनाने को दिया जाता था। लेथ मशीन ही नहीं, और भी बहुत सारे सेक्शंस थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, थर्मल इंजीनियरिंग का सभी का लैब था। तो लेथ मशीन पे हमने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया कि जो हमारा इंस्ट्रक्टर था यानी उस वर्कशॉप का, वो बोला अच्छा तू ईमानदारी से बता यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कहाँ काम किया था। हमने बोला कि भाई हमने कहीं तो काम नहीं किया था, हम अपने घर का छोटा मोटा काम करते थे। तो बोला नहीं नहीं, तुमने इतना अच्छा वर्क पीस बनाया है कि ऐसा लगता है कि तुम स्किल्ड टेक्नीशियन हो, तुम ही हमारे कॉलेज का नाम रोशन करोगे। तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि वाह, हम ही इस कॉलेज के सूरमा हैं, कॉलेज का नाम ऊंचा करेंगे। इतना अच्छा टूल पीस हमने बना दिया। हाँ तो गाइस एंड गर्ल्स, हम बात कर रहे थे कैंपस सिलेक्शन की। तो कैंपस सिलेक्शन में हमने सोचा कि यार 7,000 में कौन जॉब करने जाएगा यार, 7,000 में भी भला जॉब करना, साल का 84,000 रुपया, यार इतना तो हमारे यहाँ लेबर कमा लेता है। पता है उस वक्त यानी 2014 में जिसका जॉब 2 से 2.5 लाख सालाना पैकेज पे लग जाता था, वो अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार कहाँ समझता था। बोलता था कि अरे हमारा कैंपस सिलेक्शन हो गया है, 2.5 लाख का पैकेज मिला है भाई, 2.5 लाख का पैकेज मिला है। देख के हमें भी कुछ करने की प्रेरणा मिलती थी। अब
साला कैंपस में जब आता था कंपनी तो साल में 84,000 7,000 रुपये महीने से 12 महीने का 84,000 रुपया बनता है। अब वो हमें 84,000 रुपया साल का देने का बोला तो सोचे कि यार एडमिशन से पहले तो कॉलेज वाला बोला था कि 2.5 लाख का पैकेज मिल जाएगा, यहाँ तो ससुरा 84,000 ही मिल रहा है साल का। अब करें तो क्या करें, तो सोचे चलो इतना कम सैलरी में कौन जाएगा, तो नहीं गए। फिर सोचे कि अब चलो दिल्ली में 1 साल रहकर गेट का तैयारी करते हैं। जी हाँ, इंजीनियरिंग के बाद गेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना उसको बड़ी बड़ी कंपनियां सुने हम लोग की ले लेती है। लेकिन दिल्ली में भी हाल कुछ बदला नहीं। दिल्ली आने के बाद भी वही रूटीन रहा, खाना बनाओ, खाओ और सो जाओ। जी हाँ, और गेट की तैयारी घंटा गेट, अरे यहाँ इंजीनियरिंग रात रात भर पढ़ के निकाले थे और वहाँ गेट में पढ़ के निकालना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तो नहीं होने वाला था। तो हमने अब क्या किया, पार्ट टाइम में कंपनी सबका चक्कर लगाने लगे कि भाई हम बीटेक होल्डर हैं, हमको ले लो। हमने रात भर मेहनत करके एक सीवी बनाया और पूरे दिन दिल्ली गुड़गांव की कंपनियों के चक्कर लगाते थे कि भाई हम बीटेक होल्डर हैं, हमें ले लो। तो कंपनियां कहती थी यार यहाँ तो बीटेक करके कितने सारे घूम रहे हैं, तुम्हें कैसे ले लें, तुम्हें कुछ आता भी है? तो उन्होंने कहा दिखने से तो नहीं लगता कि तुम्हें कुछ आता है, एक काम करो, हमारे यहाँ जो जो प्रोडक्ट्स बनता है उसका आइसोमेट्रिक्स बना के दिखा दो। अब साला इधर कॉलेज में जो आइसोमेट्रिक्स ड्राइंग पढ़े थे उससे वहाँ बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट था। अब ससुरा उसका आइसोमेट्रिक बनाने में इधर का लाइन उधर घुस जाता था, ससुरा समझ में ही नहीं आता था। कॉलेज वाला कंपनी वाला डंडा मार के भगा दिया कि हम तुम्हें नहीं ले सकते, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, हम तुमसे पैसा लेके भी अपने कंपनी में नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे कंपनी का रेपुटेशन का सवाल है। हमारे कंपनी के एम्प्लॉय कहेंगे कि कैसा गधा गधा इंजीनियर आ गया है। अब करें तो क्या करें? तो हमने सुना कि कॉल सेंटर में भी 8,000 महीने का जॉब मिल जाता है दिल्ली में। तो हम अब कॉल सेंटर में ज्वाइन किए, 3 दिन कॉल सेंटर में जॉब किए। तो पता चला कि यार यहाँ पे काम क्या करना है, लोगों को झूठ बोल बोल कर क्रेडिट कार्ड बेचना है। जी हाँ, और लोगों को मूर्ख बनाकर क्रेडिट कार्ड बेच देना है। एक बार जब वे क्रेडिट कार्ड के दलदल में फंस जाएंगे तो जल्दी निकल नहीं पाएंगे। 3 दिन तक तो किसी तरह काम किया, लेकिन चौथे दिन ये खुद का जो ईमान था ना, बोला नहीं भाई ये हमसे नहीं होगा, हम लोगों को झूठ बोल के क्रेडिट कार्ड नहीं बेच सकते, हम इसके लिए नहीं बने हैं। अब हमने सोचा कि अब करें तो क्या करें। तो हमने सोचा कि चलो यार बीटेक किए हैं तो क्या हुआ, चलो अब हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। जी हाँ, खुद ग्रेजुएट हैं तो कम से कम ग्रेजुएशन तक तो पढ़ा ही सकते हैं। तो हमने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, साथ में 11th 12th, उससे भी नहीं हुआ तो 9th 10th। अब ससुरा होता क्या था, हम जिस कोचिंग में पढ़ाते थे वो ससुरा मंथ के लास्ट में पैसा ही नहीं देता था, लास्ट में वो कोचिंग भी छोड़ना पड़ा। जी हाँ, यानी कोचिंग से भी कोई इनकम, पैसिव इनकम आता हो ऐसा होता नहीं था। यानी वो तो हमारा पैसा, हमारे पैसा से कोचिंग ऑनर सब पेट भरता था, तो हमें पैसा दे तो कहाँ से दे। तो ये तो थी हमारे बीटेक की कहानी कि आखिर हम बीटेक इंजीनियर कैसे बने। खैर ज़िंदगी अब कट रही है, कभी धान काट के तो कभी गेहूं काट के। देखते हैं आगे क्या होता है ना। मिलेंगे फिर, आप भी मिलिएगा, आपके पास भी कोई अच्छा अनुभव हो तो बताइएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो फिर चलें।